नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त नालंदा से आ रही है। नालंदा में हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। छविलपुर थाना के लोदीपुर गांव की यह घटना है। जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी और गोली लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। तो नालंदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत की खबर है। छविलपुर थाना के लोदीपुर गांव की घटना है। जमीन विवाद यहां था और 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। गोली लगने से हालांकि 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। तो देखिए, हिंसक झड़प हुए नालंदा में और जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 5 लोगों की मौत की खबर है। यह हिंसक झड़प जमीन के टुकड़े को लेकर हुई है 2 पक्षों में। छविलपुर थाना के लोदीपुर गांव की यह घटना है। हालांकि गोली भी चली, यहां गोली चलने से 2 लोग घायल भी हैं। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और इस जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। हाथापाई हुए, लाठी डंडे चले, हाथापाई हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर भी है। गोली चली है, इसमें 2 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा, नालंदा से आ रही है, जहां हिंसक झड़प हुई है जमीन विवाद में। यह हिंसक झड़प हुई है 2 गुटों के बीच में और हिंसक झड़प में 5 लोगों की जान चली गई है। हालांकि गोलियां भी चली है, लाठी डंडे भी चले हैं। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। छविलपुर का ये पूरा मामला है, जहां जमीन के टुकड़े को लेकर 2 पक्षों में तनाव था और ये दोनों पक्ष भिड़ गए। झड़प में गोलीबारी हुई है और 5 लोगों की जान गई है, मौत हुई है, 2 घायल हैं। इधर पटना में कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है, सीएम नीतीश कुमार ने आज इसका जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान, अशोक राजपथ, कंकड़बाग, बेली रोड इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि शहर का जायजा लेने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश कुमार स्कूल, मंदिर, मस्जिद और सिनेमा हॉल खोलने पर फैसला ले सकते हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री यह देख रहे हैं कि वाकई शहर में इसका कितना पालन हो रहा है। खासतौर पर कल की बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री पटना और आसपास के कुछ जिलों में जाकर के उन्होंने इस कोविड प्रोटोकॉल को देखा था कि कितना लोग पालन कर रहे हैं। इस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान के पास हैं, जहां पर वो देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो शहर की जो स्थिति है कोविड को लेकर के, और यहाँ पर जो लोग हैं कितना सचेत और सजग हैं। कहा जा रहा है कि आज ही बैठक में अभी निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति बनानी है। एक और तीसरी लहर की चर्चा है, उसके बीच में जो कोरोना महामारी को लेकर के लगातार जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के लोग कितना सजग हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। और माना जा रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होनी है उसमें शहर के हालात को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बात खबर के असर की, तो न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सहरसा और बेहटा में मोबाइल की रोशनी में इलाज मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंगल पांडे ने सिविल सर्जन से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होने का भरोसा दिया है। जांच करके वो बताएंगे, वहां संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को कहा गया है कि ऐसा क्यों हुआ, और हो सकता है कोई तकनीकी कारण हो, कोई और कठिनाई आया हो या क्या कठिनाई हुई, लेकिन व्यवस्था बेहतर रहना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता होती है। और व्यवस्था में कोई त्रुटि हुआ है तो जो संबंधित अधिकारी है उससे पूछताछ की जाती है और यदि कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। क्या था पूरा मामला ये भी बता दिया आपको। तो सहरसा के सदर अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीज के इलाज की खबर दिखाने के बाद सिविल सर्जन ने भी इस पर संज्ञान लिया। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। जनरेटर नहीं चलाए जाने को लेकर कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज जारी किया गया है, वहीं उसे काली सूची में भी डालने की बात कही गई है। दरअसल सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे थे लोग। बिजली नहीं होने और जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में करने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल में जनरेटर भी है लेकिन उसमें तेल नहीं रहता और जब जरूरत पड़ती है तो तेल के लिए कर्मचारी दौड़ते भागते हैं। जनरेटर, ऑटोमेटिक जनरेटर को तुरंत स्विच ऑन हो जाना चाहिए और किस परिस्थिति में नहीं हुआ, डीजल की कमी हुई तो क्यों हुई, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण पूछकर
और उसको काली सूची में संवेदक को डाला जा रहा है और इसको करेक्ट किया जा रहा है। जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई। इधर पटना के बेहटा के रेफरल अस्पताल की तस्वीरें भी आपको हैरान कर देंगी। यहां घायल मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया गया। रेफरल अस्पताल में आने वाले मरीजों की मरहम पट्टी तो अंधेरे कमरे में ही किया जाता है, वहीं टाका लगाने के लिए मोबाइल की रोशनी का सहारा लिया गया। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद उसे चालू नहीं किया जाता और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज करने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि मामला सामने आने पर सिविल सर्जन ने अब सफाई दी है। कोई इमरजेंसी उस समय चल रहा होगा जब तक इन्वर्टर का भी लाइन है, किंतु देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए स्पेसिफिकली वहाँ पर लाइट पहुँचाने के लिए टॉर्च जलाया गया। जनरेटर नहीं है, जनरेटर ही का चेंजर से दोनों का लाइन है ना। जनरेटर का भी वही चेंज करते हैं तो बिजली का लाइन आता है, वही ब्लास्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई अस्पताल कर्मियों की लापरवाही भी है इसमें? नहीं, इसमें लापरवाही नहीं, हाई वोल्टेज या कुछ हुआ होगा उसके चलते हुआ होगा। लापरवाही नहीं, ऐसा कभी आज तक वहाँ के बारे में सुनने भी नहीं आया है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आने के बाद कई जगहों पर छात्र विरोध कर रहे हैं। पटना के बीएम दास रोड स्थित रजा हाई स्कूल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि 10वीं के रिजल्ट में घोर लापरवाही बरती गई है, उन्हें कम नंबर दिए गए हैं। हम के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से SC/ST एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। मांझी ने कहा कि पीएम से मुलाकात काफी सकारात्मक रही। देखिए हमारे सहयोगी अमितेश की रिपोर्ट। बात करते हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी से। सर, आज आपकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आपने मांग की उन? देखिए, कुछ सामाजिक मुद्दे थे और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं और भी बिहार के विकास के लिए जो मुद्दे हैं वो सब हम लोग ने बात किए हैं। विस्तृत चर्चा हुई है, अब बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, बिहार के जो पिछड़े लोग हैं, बिहार के जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो बिहार के दलित भाई हैं, सबके प्रति सोच रखते हैं। उन्होंने हमें विश्वास किया है कि हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा, हम समझते हैं, हम आशान्वित हैं। हमने जो मांगे रखी है उस पर प्रधानमंत्री जी गौर करेंगे। ये थे संतोष मांझी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। लालू यादव पर उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति के बजाय स्वास्थ्य लाभ पर उन्हें अभी ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारे सहयोगी अमितेश की रिपोर्ट। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से। सर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इन दिनों। शरद यादव से कल उन्होंने मुलाकात की, उसके पहले मुलायम सिंह यादव से, और खुद शरद पवार उनके घर गए थे। जो एक बीजेपी के खिलाफ देश भर में मोर्चा बनाने की जो कवायद चल रही है, आपको लगता है कि उसको लेकर के लालू यादव काफ़ी एक्टिव हो गए हैं? देखिए, श्री लालू प्रसाद जी सिर्फ स्वास्थ्य के कारण वो न्यायालय ने उन्हें ये मोहलत दी है, तो उसका बेहतर इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए करना चाहिए। क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी परिपक्व हैं, हम बिहार में तो हम उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए श्री नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर शिष्टाचार भेंट हुई होगी, लेकिन उससे जो एनडीए का जो गठबंधन है वो प्रभावित नहीं हो रहा। ऐसे सभी दल में जो उनके नेता हैं, उनके नेता अगर उनके दल के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अलग विकल्प नीतीश कुमार को लेकर के बनने की संभावना आपको नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए, इसमें विकल्प की कोई बात नहीं है। हम सब साथ काम कर रहे हैं, केंद्र में भी साथ हैं। उनके मोदी जी के मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड के भी मंत्री हैं और बिहार की सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब उप मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में हैं। तो इसीलिए यहाँ कोई विकल्प की तो कोई बात ही नहीं है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की चीजें कहीं हमारे गठबंधन को, हमारी सरकार को प्रभावित करती है। ये इन सारी चीजों का कभी मुझे आभास नहीं हुआ। और देखिए, अलग अलग दल जब एक साथ गठबंधन में हैं तो हर दल की अपनी नीति होती है। चिराग साथ आते हैं तो कितनी मजबूती
होगी विपक्ष की, और आपको लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि लालू यादव ने इसका संकेत दिया है? नहीं, ठीक है, वो साथ आना नहीं आना ये उनके दल का अपना निर्णय है, लेकिन हमारे सामने किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बांका के चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र और छात्राएं सीबीएसई 10वीं की परीक्षा परिणाम से नाराज हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल की ओर से एवरेज मार्किंग की गई है। 8वीं तक 90% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को 40 से 50% अंक आए। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों को सीबीएसई के गाइडलाइंस के तहत ही अंक दिए गए हैं। गया है कि सीबीएसई का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि 8-9 में जिस स्टूडेंट को 90 प्लस आता था उस स्टूडेंट को यहाँ पे 45, 50 ऐसा मार्क्स दिया गया है। ऊपर से स्कूल के टीचर के पास जो बच्चे पढ़ते थे उन सबको 90 प्लस 85 प्लस है, और हम लोग जहाँ किसी और के पास पढ़ते थे वो सबको ऐसा नंबर दिया गया है। थ्योरी में सर साइंस में 15 नंबर 16 नंबर, ऐसे तो हम लोग नहीं है। दिक्कत ये है कि अभी जो कट ऑफ चल रहा है कॉलेज का, परसेंटेज जो चाहिए कॉलेज में एडमिशन के लिए वो हम लोगों के पास अभी नहीं है। कहाँ पे एडमिशन ले? 60, 84 ये सब के लिए कहाँ एडमिशन लिया जाएगा? आप एक कैसे क्लेम कर रहे हैं कि आपको नंबर कम दिया गया है, दूसरे को ज़्यादा दिया गया है? क्लेम ये किया गया है कि हम लोग इतने भी तो वीक नहीं है पढ़ाई में, हमारे 9th और 8 के बेसिस पे भी तो मार्क्स देंगे ना। कहाँ 50 नंबर से हम लोगों को मिला गया है? यहाँ के सारे स्टूडेंट, सारे टीचर। 8th और 9th में कितना नंबर आपको आया था? 8 और 9th में ऑलवेज 80%, 80 प्लस से एभव रहा हमारा नंबर। निराधार है आरोप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक परेशानी इस कारण से हुई है कि सीबीएसई जो भी एफिलिएटेड स्कूल है उसके 3 साल का एवरेज रिजल्ट निकाला है, ठीक है, और उस एवरेज के आधार पर वो मार्किंग किया है। सीबीएसई का सारा सर्कुलर आप देख सकते हैं। सीबीएसई के इस कैटेगरी के तहत अब एवरेज रिजल्ट के कारण जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका औसत घट गया है। इधर वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने की वजह से भगवानपुर प्रखंड के हरवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को एनएच से जोड़ने वाली जो सड़क है वहां पानी चढ़ जाने की वजह से गांव का संपर्क जो है एनएच से कट गया है। देखिए हमारे सहयोगी रवेश नारायण की रिपोर्ट। बरसाती नदियों में लगातार पानी बढ़ने के बाद किस कदर यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। अभी हम वैशाली के भगवानपुर ब्लॉक में हैं और ये हरवंशपुर गांव है, और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे गांव में जो पानी है वो किस कदर भरा है, और यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके और ऊंचे जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। और इस कदर आप देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो घुटने भर पानी में जो है वो चल करके आ रहे हैं, और एक एक घर जो है वो पूरी तरह से डूबा है। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हम लोग जो खड़े हैं ये गांव की मुख्य सड़क है जो एनएच से जाती है। वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है वो एनएच है जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर जाने का जो मुख्य मार्ग है NH 22 वो है, और वहाँ पे ठीक बगल में ये हालात हैं। जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या क्या मुश्किल? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है। सर बांध टूटा हुआ है, और कोई यहाँ देखने के लिए कोई आदमी नहीं आया है अभी तक। पानी घुसा हुआ है, हम लोग के इतना बकरी उकड़ी है, खसी पोसी में सब सारा चारा बिना मर रहा है, हम लोग तबाही। जानवर भी कहाँ ले गए? अलग हटा दिए हैं। पूरा पानी जो है वो किस कदर यहाँ पे भरा है उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। और ये देखिए सामने वाले जो आप घर देख रहे हैं वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, और चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की क्या हालात हैं। दिक्कत मवेशी के लेके हुआ हाथी अगोर ले ना 2 साल से ना एक चुटकी अनाज हो ना कुछ हो। ये हालात आप देख रहे हैं भगवानपुर ब्लॉक का, कि जहाँ पे पूरी जो घर है वो पानी में डूब चुका है, और यहाँ से लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए, जानवरों का जो चारा है वो नहीं मिल रहा है, प्रशासन तत्काल इस पर ध्यान दे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवेश नारायण, न्यूज 18 भगवानपुर। इधर जोरदार बारिश के बाद बरसाती नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के खिरखुआ गांव पूरी तरह से, ये जो गांव है पूरी तरह से बाढ़ से घिर गया है। हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने इसका जायजा लिया।
वैशाली की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पे भगवानपुर ब्लॉक के खिरखुआ गांव में पहुंचे हैं और ये जो देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो गांव में प्रवेश करती है एनएच से। और देखिए किस कदर जो है यहाँ पे वया नदी का बांध टूटने के कारण जो है वो जल जमाव है। ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे बिजली के तमाम जो पोल हैं वो डूबे हुए हैं, ट्रांसफार्मर है वो डूबा हुआ है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे बिजली नहीं है। जो लोग हैं वो किस कदर जो है वो कंधे पे अपना सिलेंडर लेकर के और जा रहे हैं। घर में खाना नहीं बना है जिसके कारण सिलेंडर कंधे पे लेकर बाबा कंधा पे सिलेंडर लेके जा रहे। कहाँ से बोलिए? खिरखुआ से। कहाँ से मतलब किस लिए? भरवाल है गोरिया। अच्छा, खाना बनाने के लिए। तो पूरा घर में पानी घुस गया है? हाँ, पानी का लोगों में सब पानी घुसा हुआ है घर में। आगे पीछे तब न जलावन उलावन नहीं है। जलावन कहाँ से आएगा? कहाँ जाएगा जलावन के लिए? पानी में सब पानी है जिधर तिधर पानी है, अगना घर में पानी है। तो ये सिलेंडर कंधा पे लेके जाना पड़ रहा है। तो उपाय क्या किया जाए? कितना समस्या है? बहुत समस्या खराब है सर। जो माल जाल सब आगे पीछे पानी पूरा ब्लॉक है। अब किन्हरो निकल नहीं पा सकते हैं। अब क्या यहाँ बिजली भी कटी हुई है? हाँ, 2-3 दिन से बिजली भी कटी हुई है, जिससे नल जल का भाई पानी का भी सुविधा नहीं है। बिजली रहेगी नहीं तो पानी चलेगी कहाँ से? जल जमाव से हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम 12 नंबर वार्ड के सदस्य हैं। ब्लॉक में भी सीओ साहब को भी बहुत कुछ का है बोले, लेकिन कोई सुनना नहीं है। अभी तक कोई प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ तक? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था कोई नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ पर। दलित लोग गरीब लोग का बस्ती है। गरीब लोगों का ये अर्सवार देखिए, मकान घर द्वार जो आगे पीछे जो लोग के क्या परिस्थिति है। किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, किसी तरह का समस्या हो जाएगा, आदमी कहाँ तो यहाँ पे जो लोग हैं अब ये जरा देखिए कि यहाँ अपने जरूरत की चीजों के लिए घर से बाहर किस कदर कंधे पे जो है वो सिलेंडर रख करके जा रहे हैं। और तमाम यहाँ पे जो दुश्वारियां हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। ये भगवानपुर ब्लॉक का ये गांव जो आप देख रहे हैं, तो लगातार जो है वो प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए और जो यहाँ पे नाव है वो कम से कम एक व्यवस्था हो ताकि यहाँ से लोग बाहर निकल सकें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 भगवानपुर। गोपालगंज में बाढ़ का पानी घटने के बावजूद लोगों की परेशानी में कमी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझागढ़ प्रखंड में है, जहां हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाल्मीकि नगर बराज से पिछले महीने करीब 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले के करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया तब भी लोग मांझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग पानी से घिरे हुए हैं। उन्हें जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से सब लोग तबाह बा, इहाँ कोनो साधन नहीं खे आ ओकरा बारे में ढाही पूरा हमनी के प्रशासन कर देले बा। तो क्या यहाँ पे कोई विभागीय लोग नहीं आते हैं? ना केहू ना वाला पूछे। जमीन मांगता नहीं सो हमनी के बाढ़ पानी में कुछ खाए के नहीं खे मिलत, कोई जो है नहीं खावत, वोट खातिर सब लोग दौड़ता। लेकिन यहाँ पे कोई राहत सामग्री या कोई नहीं हेल्प करता है ना। बहुत माने कठिन से कठिन जीवन व्यतीत होता है। यहाँ आबादी 10,000 की है, संख्या 10,000 की है और 40 से 45 गांव, जैसे कि पूरे ग्राम पंचायत राज निमुया पूरे 1 से लेकर 15 तक प्रभावित है, बाढ़ में रहता है। तो देखिए, गोपालगंज में बाढ़ का पानी कम तो हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। निमुया पंचायत के लोग अभी भी पानी से घिरे हुए हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए, घर की जरूरतों के लिए इन्हें इसी बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इधर जमुई के देघरा गांव की 3 बहनें अनाथ की जिंदगी जी रही हैं। इन तीनों बहनों को उनके माता पिता छोड़कर पंजाब चले गए। ये बहनें भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही हैं। पुलिस अब इन बहनों को चाइल्ड लाइन को सौंपने की तैयारी कर रही है। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना परिसर है ये, और थाना परिसर में ये 3 बच्ची हैं।
तीनों बच्ची आपस में बहनें हैं, एक परिवार से हैं, एक माँ बाप के हैं, लेकिन तीनों बहनें, ये वर्षा, आशा और शिवानी, तीनों माइनर हैं। और हैरानी की बात है कि ये तीनों बच्ची बीते 2 महीने से अपना जीवन यापन गुजारा कर रही हैं दूसरे से मांग कर। इनके माता पिता जो हैं इन्हें छोड़ कर जा चुके हैं और ये लोग घर से बाहर कहीं कहीं भीख मांग कर गुजारा बसर कर रही हैं। और इन लोगों का कहना है कि हालात अब ऐसा हो गया है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। अच्छा, क्यों आपके माता पिता चले गए, क्या बोल कर गए थे? क्या था यहाँ पर रहने के लिए। हाँ। पैसे भेजने गए तो वहाँ चले गया तो पैसे नहीं भेजना था, इसलिए भूखे रहते तो मैं मांग के खाया। मांग के खाती हैं? अच्छा, तो पापा बोल कर क्या गए थे? पापा आया था तो क्या बेच के वो सारा चीज चले गए। तब चल गया ना, फिर क्या किसी आता हूँ मैं अनिल मोदी से दवाई लेके वो चले गए, उधर से उधर चले गए। आप लोग कैसे खाते होते हैं लोग? मांग के। इनके पिताजी जो है दारू पीने वाला व्यक्ति हैं, ट्रक ड्राइवर है, और इनकी माँ को और वो और इनका जो 2 भाई था उसको लेके इन लोग को छोड़ के चला गया। और इस सब की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वो इसका हालात कुछ भी हो उससे उसको ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने पता भी किया इसके ग्रामीण के लोगों से, तो सामने यही बात आई। मतलब माता पिता छोड़ दिए और गांव वाले भी इनको छोड़ दिए, कहने का मतलब। और हालात ये हो गए कि ये किसी तरह से दूसरे से मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 2 महीने से चलते आ रहा है। फिलहाल जब यह मामला संज्ञान में आया है पुलिस का, तो पुलिस अब इन बच्चियों को चाइल्ड लाइन के हवाले सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए चाइल्ड लाइन को सूचना दिया गया है। अब यहाँ पर चाइल्ड लाइन इन बच्चियों को लेकर जाएंगी। साथ ही यह पुलिस के द्वारा यह भी कोशिश की जा रही है कि इनके माता पिता को इस बारे में सूचना दिया जाए कि इन बच्ची का पालन पोषण की जिम्मेदारी वो उठाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।